हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिकल एटॉमिक थ्योरीज एंड मॉडल। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर्स है वो क्या होता है और इसको समझने के लिए कौन कौन सी थ्योरीज और मॉडल हमारे किस टाइम पे इवॉल्व हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एटम क्या चीज़ है। एटम किसी भी मैटर का एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यानी कि ये बेसिक यूनिट है जिससे कि मैटर मिलके बनता है। और जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो भी एटम्स हमारी कहलाती हैं। एटम बहुत ही स्मॉल होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं और ये इनडिविजिबल होते हैं, ऐसा हमारी जो थ्योरी ओल्ड थ्योरीज हैं वो कहती हैं। तो इन थ्योरीज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारी क्लासिकल थ्योरीज हैं और क्लासिकल थ्योरीज में हमारी 4 थ्योरीज इंपॉर्टेंट हैं। पहली है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, दूसरी है जे थॉम्सन्स प्लम पुडिंग मॉडल थ्योरी, तीसरी है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल और फोर्थ वन है बोर सेमी क्लासिकल मॉडल्स। एडवांस थ्योरीज में जिनको हम क्वांटम मैकेनिकल थ्योरीज भी कहते हैं, उसमें हमारी है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है और एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। नाउ क्लासिकल थ्योरीज, हम यहाँ पर इस लेक्चर में सिर्फ क्लासिकल थ्योरीज पढ़ेंगे। जो एडवांस थ्योरीज हैं वो हमारी नेक्स्ट लेक्चर में होंगी। तो सबसे पहले क्लासिकल थ्योरीज कहाँ से और कैसे ये इवॉल्व हुई। सबसे पहली है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसको डाल्टन ने 1803 में प्रपोज किया था। सेकेंड थ्योरी है थॉमसन मॉडल। इसको सबसे पहले थॉमसन ने 1897 में प्रपोज किया था। इसके बाद आती है रदरफोर्ड मॉडल। ये रदरफोर्ड ने 1911 में प्रपोज किया था। और लास्ट है क्लासिकल थ्योरी में बोर मॉडल। बोर मॉडल 1933 में बोर ने इसको प्रपोज किया था। अब देखते हैं थ्योरीज, कौन कौन सी थ्योरीज कैसी हैं। तो सबसे पहली डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन डिटेल। इसको सबसे पहले इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने 1818 में प्रपोज किया था। जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले ऐसी थ्योरी है जो बताती है कि जो भी मैटर होता है उसमें हमारे एटम्स होते हैं। ये थ्योरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कांस्टेंट कंपोजिशन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है। ये हमारे जॉन डाल्टन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने यानी कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया था। इस थ्योरी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे पहले इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी मैटर होते हैं वो एटम से मिलके बने होते हैं और ये एटम्स बहुत ही छोटे होते हैं और इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स होते हैं उनका मास सेम होता है, साइज सेम होता है और प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, उनके मास सब डिफरेंट होते हैं और प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एटम्स होते हैं वो एक सिंपल रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम को कभी भी हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू इसको डिफरेंट एटम्स में रीअरेंज कर सकते हैं। नाउ लिमिटेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एटम्स होते हैं वो हमारे डिविजिबल होते हैं, यानी कि अगर हम देखें तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इनडिविजिबल होते हैं, बट एक्चुअली जो एटम्स होते हैं वो हमारे डिविजिबल होते हैं। तो ये थ्योरी हमारे एटम्स को, यानी कि एटम्स जो होते हैं वो आगे कैसे ब्रेक होंगे इसको एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है। आइसोटोप्स एग्जिस्ट, यानी कि जो एडवांस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे आइसोटोप्स भी मिलते हैं और ये थ्योरी जो होती है वो आइसोटोप्स के एग्जिस्टेंस को नकारती है, यानी कि उसको फेल करती है। न्यूक्लियर रिएक्शंस, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होती हैं ये थ्योरी भी हमें बता नहीं पाती है कि हमारी कैसे कैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। नाउ जे थॉम्सन मॉडल, ये हमारी सेकंड क्लासिकल थ्योरी है। इसको सबसे पहले जे थॉम्सन ने 1904 में प्रपोज किया था जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। उसके बाद इसमें जो मॉडल है उसको हम प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो एटम्स होते हैं वो सॉलिड स्फीयर है और जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं और एक इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, यानी कि धसे हुए टाइप के होते हैं।
ये हमारे जे जे थॉमसन है जिन्होंने इस मॉडल को प्रपोज किया था। तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला हमने जो अभी पीछे भी डिस्कस किया पीछे की स्लाइड में कि इस मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। यानी कि जैसे एक वाटरमेलन होता है उसमें जो पल्प होता है, पल्प को इन्होंने पॉजिटिव स्पेयर माना था, और जो उसके अंदर सीड्स होते हैं उस सीड्स को इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स माना, यानी कि ये निगेटिव पार्ट होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। इनके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो भी हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है वो इक्वल होता है और जो हमारे एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है और इसी थ्योरी के बाद ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। अब ये जे जे थॉमसन को हम एक पिक्चर में डिफाइन करते हैं। देखिए इस टाइप का एक वाटरमेलन होता है जिसमें यहाँ पे रेड कलर जो है वो आपका सीड्स है और ये निगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, और जो येलो कलर है यहाँ पर ये पल्प है जो कि ये पॉजिटिव चार्ज को शो करता है। नाउ इसके क्या क्या लिमिटेशन है, कहाँ कहाँ पर ये थ्योरी फेल हो गई। सबसे पहले इस थ्योरी ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने में ये थ्योरी फेल हो गई। इस थ्योरी ने न्यूक्लियस के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, तो इस तरीके से ये न्यूक्लियस को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को भी ये जैसा उन्होंने किया था उसको एक्सप्लेन नहीं करता है। और कैसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं इसको भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, और यहाँ पर ये फेल हो गई थी। और इस थ्योरी को थोड़ा सा और इम्प्रूव किया था तो रदरफोर्ड ने, इसलिए इसको हम रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल कहते हैं। ये भी एक क्लासिकल थ्योरी है। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल के अकॉर्डिंग कोई भी एटम जो होता है वो एक बहुत ही स्मॉल और डेंस पार्ट है जिसमें पॉजिटिव एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इसके आसपास एक लाइट पार्ट होता है यानी कि थोड़ा सा लाइट होता है, और निगेटिवली चार्ज उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जिसको हम एम्प्टी स्पेस भी कहते हैं। इस थ्योरी को सबसे पहले 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रपोज किया था, और उन्होंने एक जो जो जे जे थॉमसन्स का प्लम पुडिंग मॉडल था उसको रिप्लेस किया था और अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ये रदरफोर्ड साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस थ्योरी को यानी कि इस मॉडल को प्रपोज किया था। नाउ कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें क्या था, एक थिन शीट थी गोल्ड फॉयल की जिसके ऊपर इन्होंने कुछ पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया था और फिर अपने एक्सपेरिमेंट को जहाँ पे इसका फाइंडिंग्स थी उसको ऑब्जर्व किया था। तो इन्होंने तीन चीज़ें ऑब्जर्व की। सबसे पहला यानी कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल थे वो स्ट्रेट थ्रू यानी कि चले गए, कहीं पर भी वो टकराए नहीं, कहीं कोलाइड नहीं किया। तो इन्होंने बताया तो ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो पार्ट है वो इसका एम्प्टी पार्ट है, यानी कि कोई भी यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। और कुछ पार्टिकल जो थे वो किसी एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक इसका सेंट्रल जो पार्ट है वो एक पॉजिटिव चार्ज है। और बहुत से ऐसे पार्टिकल थे जो बाउंस बैक हो गए यानी कि पीछे आ गए। तो इस पॉइंट पे इन्होंने ये बताया कि इसका एक सेंट्रल पार्ट है वो बहुत ही रिजिड पार्ट है, जैसा कि हम इस एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का इन्होंने सोर्स लिया और वो अल्फा पार्टिकल किसी मेटल फॉयल से टकराते हैं, कुछ देखिए यहाँ पर बैक हो जाते हैं, कुछ स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और कुछ पार्टिकल्स तो सीधे निकल जाते हैं। इस तरीके से इन्होंने न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी की और न्यूक्लियस के चारों ओर जो एम्प्टी पार्ट होता है उसकी भी डिस्कवरी की और बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। नाउ इनके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस मॉडल के, सबसे पहला सेंट्रल न्यूक्लियस होता है यानी कि जो सेंट्रल पार्ट है वो इंटायर पॉजिटिव होता है और उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस यानी कि जो न्यूक्लियस के चारों ओर होता है उसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो किसी न्यूक्लियस के अराउंड हाई स्पीड के साथ मूव करते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है उनके बीच में एक अट्रैक्शन रहता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं।
और टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है, इसलिए जितने भी आपके एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं इस मॉडल के अकॉर्डिंग। आप फिगर में भी देख सकते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और जो हमारा सेंट्रल पार्ट है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और न्यूक्लियस के चारों ओर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं। रदरफोर्ड मॉडल जो है वो फेल हो गया, कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे एटॉमिक स्टेबिलिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम को फेल यानी कि एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वहाँ पर ये मॉडल जो था फेल हो गया। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि रेडिएशन हमारा है न्यूक्लियस, यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम मॉडल के अकॉर्डिंग देखें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अल्टीमेट वो न्यूक्लियस में गिर जाता है, बट ऐसा नहीं होता है, न्यूक्लियस में नहीं गिरता है। जो इलेक्ट्रॉन के चारों ओर होता है वो उसमें अपने एक स्टेबल यानी कि उस जो ऑर्बिट में होता है उसमें रिवॉल्व करता रहता है। इसको बताया था सबसे पहले बोर ने, और बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। ये सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल है इन क्लासिकल थ्योरीज में। तो इसको सबसे पहले नील बोर्स ने 1930 में प्रपोज किया था और रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ मॉडिफाई किया था, इसलिए ये मॉडिफाइड रदरफोर्ड मॉडल भी कहलाता है। बोर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन करता है कि एटम का स्मॉल पार्ट है, एक जो रिजिड होता है और सेंट्रल पार्ट होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर राउंड करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, और ये सर्कुलर ऑर्बिट्स हमारी फिक्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स में फिक्स होते हैं, इसमें इसकी एनर्जी भी फिक्स होती है। कुछ बोर मॉडल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे फिक्स ऑर्बिट, जो न्यूक्लियस के चारों जो ऑर्बिट्स होती हैं वो फिक्स होती हैं, उनको हम स्टेशनरी स्टेट्स भी कहते हैं या एनर्जी शेल भी कहते हैं। ये जितनी भी शेल होती है स्टेशनरी स्टेट्स होती हैं सब क्वांटाइज एनर्जी की होती हैं, यानी कि इनको हम जो डिनोट करते हैं वो KLMN लेटर से डिनोट करते हैं, जहाँ पे क्वांटम नंबर इनके लिए होता है 1 2 3 4। और जो इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में रहते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट में फिक्स ऑर्बिट में रहते हैं जहां पर उनका एंगुलर मोमेंटम जो होता है h/2π होता है या इसके मल्टीपल इंटीग्रल में होना चाहिए। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन जो फिक्स ऑर्बिट में मूव करता है उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π होता है। इसमें एनर्जी ट्रांजिशन भी होता है, यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स ऑर्बिट में मूव करता है तो वहां पर तो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं होती है, वहां पे फिक्स एनर्जी होती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाता है यानी कि जंप करता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है, एनर्जी रिलीज भी होती है। वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप किया, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो एब्जॉर्प्शन होता है, और जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर से लोअर में तो एनर्जी का एमिशन होता है, और ये टोटल एनर्जी हमारी डेल्टा ई कहलाती है, जिसको डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1 से भी हम डिनोट करते हैं, यानी कि E इक्वल टू एच न्यू। और इस फिगर में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या है और इलेक्ट्रॉन किस तरीके से हमारा रिवॉल्व कर रहा है, एनर्जी कितनी उसमें रिलीज हो रही, कितनी एमिट हो रही है। ये मॉडल काफ़ी चीज़ों इसने सक्सेस हुआ, काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। सबसे पहले एटॉमिक स्टेबिलिटी को इसने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी इसने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया, और रेडबर्ग कांस्टेंट को भी ये थ्योरी बताती है अच्छे तरीके से। लिमिटेशन, इस थ्योरी की भी कई लिमिटेशन है, बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे ये थ्योरी फेल हो गई। जैसे ये थ्योरी सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए है, मल्टी इलेक्ट्रॉन जहां पे आते हैं वहां पे ये थ्योरी फेल हो जाती है। जीमन और स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है जिससे हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को वायलेट करता है, यानी कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी कंट्राडिक्ट करता है, और डी ब्रोगली वेव हाइपोथेसिस को भी ये कंट्राडिक्ट करता है, इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हमें। 3D स्ट्रक्चर, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कोई 3D स्ट्रक्चर नहीं है, ये जो मॉडल है वो 2D स्ट्रक्चर पर बेस है। तो 3D स्ट्रक्चर के हम जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स होता है या एटॉमिक स्ट्रक्चर इन 3D में, उसको इस थ्योरी से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये इस थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस है। और आगे के लिए कोई और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।